दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल साइंस डे यानी प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये किस वर्ष ऑब्जर्व किया गया था? तो फर्स्ट नेशनल साइंस डे ये ऑब्जर्व किया गया था 1987 में। कब ऑब्जर्व किया गया था? 28 फेब यानी फरवरी 1987 को। चर्चा में क्यों है? 5 जनवरी को जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा थीम लॉन्च किया गया है नेशनल साइंस डे के लिए, इसीलिए नेशनल साइंस डे चर्चा में है। इस बार नेशनल साइंस डे का थीम क्या होगा? तो थीम होगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या होगा थीम नेशनल साइंस डे का? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा, पहला नेशनल साइंस डे 1987 को ऑब्जर्व किया गया। ये जो साइंस इंटीग्रेशन है वो 4 पिलर्स पर आधारित होता है। वो हम लोगों ने साइंस की क्लासेस में पढ़ा है 9th और 10th की क्लास में। कल्पना, परिकल्पना, प्रैक्टिकल, बाद में आविष्कार, ये वो 4 पिलर होते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे नेशनल साइंस डे की बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1987 से शुरुआत हुई थी। किसकी याद में मनाया जाता है? 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की खोज की गई थी सीवी रमन द्वारा। ये रमन इफेक्ट के कारण ही सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो न्यूमरोलॉजी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है जेसी चौधरी को। किसको? जेसी चौधरी। ये देख लीजिए आप, ये हैं हमारे जेसी चौधरी। कौन है? ये हैं जेसी चौधरी। इनको न्यूमरोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, जेसी चौधरी, इनको न्यूमरोलॉजी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार न्यूमरोलॉजी के लिए किसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। तो बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं। जेसी चौधरी फर्स्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए 1955 से 1999 तक ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाता था। बाद में 1999 से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स से इसका एडिशन पब्लिश होता है और वर्तमान में एडिटर कौन है? क्रेग ग्लेंडे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। 9/11 की घटना हुई थी ना, 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ट्विन टावर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था अलकायदा बाकायदा ने। तो उसी के उपलक्ष्य में 2001 में यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना की गई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस समय जो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसकी प्रेसिडेंसी, उसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास आ गई है। तो 2022 में यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी उसको लीड करेंगे टीएस त्रिमूर्ति, जो कि भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएस में। तो ये है टीएस त्रिमूर्ति, जो कि यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे 1 साल तक। तो यूनाइटेड नेशन की काउंटर टेररिज्म कमेटी इंडिया जो है 2022 में उसका क्या रहेगा? चेयरपर्सन। इसके अलावा जो अलकायदा कमेटी है, उसके अलावा जो लेबनान कमेटी है, दोनों के अध्यक्ष भी भारत ही है। 2012 में इससे पहले इंडिया ने काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता की थी। तो 2012 के बाद 10 साल हो रहे हैं जब इंडिया दोबारा काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मेंबर है। 15 मेंबर कमेटी होती है यूनाइटेड नेशन की ये काउंटर टेररिज्म कमेटी। 9/11 के अटैक के बाद 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इंडिया का स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इन्होंने 3 दिनों तक चलने वाले नेशनल कन्वेंशन को
ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पर? तो 3 दिनों तक नेशनल कन्वेंशन चलेगा बेंगलुरु में मेरे ख्याल से। हाँ, ये देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये 3 दिनों तक नेशनल कन्वेंशन स्टार्ट कर चुके हैं, बेंगलुरु में चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेंगलुरु में जो नेशनल कन्वेंशन हो रहा है ICSI का, उसका थीम क्या है? गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्मा। ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, 3 दिनों तक बेंगलुरु में क्या कर रहे हैं? ये नेशनल कन्वेंशन रन कर रहे हैं गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्मा पर। थीम याद रखिएगा। ये जो ICSI है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत आता है, जिसकी मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो ICSI कन्वेंशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। क्या रखिएगा? ICSI नेशनल कन्वेंशन रन कर रहा है बेंगलुरु में, जिसका थीम होगा गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, उसमें इंडिया की टीम को कौन लीड करेगा? तो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इंडिया को लीड करेंगी मिताली राज। कौन? मिताली राज। ये देख लीजिए, मिताली राज 15 सदस्यीय भारतीय टीम को लीड करेंगी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 4 मार्च से 3 अप्रैल तक होना है न्यूजीलैंड में। BCCI ने 15 सदस्यीय टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसको लीड करेंगी मिताली राज। नाम याद रखिएगा। कैप्टन होंगी मिताली राज, वाइस कैप्टन होंगी हरमनप्रीत कौर, दोनों का नाम याद रखिएगा। BCCI की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। मुंबई में BCCI का हेडक्वार्टर है। 39वें 39th प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली, और सेक्रेटरी हैं जय शाह। देखिए, हाल ही में जो ऋषभ पंत हैं, ऋषभ पंत सबसे तेजी से 100 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, इन्होंने विकेट कीपिंग करते हुए मात्र 26 मैचों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना हुई थी 2005 में, और 2006 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था, स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। चर्चा में क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, ये लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं मीटिंग हुई थी, 19th मीटिंग हुई थी NTCA की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके हेड कौन होते हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर। इस मीटिंग में कहा गया कि अगले 5 वर्षों में 50 चीता इंडिया लाए जाएंगे। 12 से 14 चीता जो है साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। ये जो चीता लाए जा रहे हैं, इनको मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा, याद रखिएगा। NTCA की बात करें, दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी टाइगर टास्क फोर्स के तौर पर। याद रखिएगा, 2006 में इसको स्टैच्यूटरी पावर मिली थी। NTCA प्रोजेक्ट टाइगर को रन कर रहा है, जो कि लॉन्च किया गया था 1973 में। तो चीता कहाँ से आ रहे हैं? नामीबिया से। कहाँ पर ले जाएंगे? कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है ये? MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो 2022-23 के खेलो इंडिया यूथ गेम ये होंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए, जो जनवरी 2022 में होने जा रहा है वो हरियाणा में होने जा रहा है, और 2021 का एडिशन है, यानी चौथा एडिशन है। कोविड के कारण ये 2021 में नहीं हो पाए, इसलिए अब फरवरी 2022 में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा एडिशन। कहाँ पे? हरियाणा में। तो ये चौथा एडिशन है 2021 का, 2022 में हो रहा है। लेकिन 2022-23 यानी 5वां एडिशन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। याद रखिएगा, 2022-23 5वां एडिशन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 176.59 करोड़ एलोकेट कर दिए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वां एडिशन है MP में होने जा रहा है। 25 स्पोर्ट इवेंट होंगे, इसमें से 5 होंगे ट्रेडिशनल गेम्स, योगा, मलकंभ, थांग टा, कलारीपट्टू, गटका। 2020 का जो तीसरा एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम का, ये गुवाहाटी में हुआ था। इसको जीता किसने था? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने ही सारे खेलो इंडिया यूथ गेम जीते हैं, बस इतना याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक हिस्सा है, 2017 में लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया स्कीम के तहत क्या होता है, जो बहुत बेहतरीन स्पोर्ट डिसिप्लिन्स हैं उनके खिलाड़ियों को अगले 8 वर्ष तक 5 लाख पर एनम दिया जाएगा। याद रखिएगा, खेलो इंडिया स्कीम 5 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह द्वारा ऑटोमेटिक जनरेशन
कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया गया है। देखिए कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है, हर 4 सेकंड पे फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए पावर प्लांट्स को मैसेज भेजता है अपने आप, इसीलिए इसका नाम है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम। तो रखिएगा ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम हर 4 सेकंड पे, कितने, हर 4 सेकंड पे फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए पावर प्लांट्स को मैसेज भेजता है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम, इसको लॉन्च किसने किया है, हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी ने। देखिए इंडिया इस समय 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बनाना चाहता है 2030 तक। इसके लिए सेम फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी है पूरे देश में, इसीलिए ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। इंडिया 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव कर लेगा। हालांकि अभी 150 गीगावाट हो चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला हाई कोर्ट जो कि पेपरलेस हो गया है, कौन बन गया है? तो 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, केरल हाई कोर्ट इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट हो गया है। क्यों पढ़ाया था मैंने? क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, इनके द्वारा केरल में ई फाइलिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया था केरला हाई कोर्ट में। तो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन हो गया? केरल हाई कोर्ट। यहाँ पर स्मार्ट कोर्ट रूम, इसका इनॉग्रेशन किया है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्यों किया? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। तो याद रखिए केरला हाई कोर्ट इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट हो गया है। केरल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है मैप में आपका केरल। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। जब भी केरल का नाम आए तो याद रखिएगा यहाँ पर है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। ये हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि तमिलनाडु में यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन गई है, जिसका विरोध हो रहा है मथिकेतन शोला नेशनल के पार्क के वजह से। बाकी साइलेंट वैली तो आप जानते हैं, और वेमनाड लेक भी जानते हैं आप। हाई कोर्ट का आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 214, और सुप्रीम कोर्ट का 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं आपके अतुल कश्यप। कौन? अतुल कश्यप। ये देख लीजिए आप, ये कौन है? ये हैं अतुल कश्यप। ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। नाम याद रखिएगा, अतुल कश्यप। तो आप यहाँ देख सकते हैं अतुल कश्यप यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अतुल कश्यप किसको रिप्लेस करेंगे? तो अतुल कश्यप रिप्लेस करेंगे निशा देसाई बिस्वाल को। तो बस याद रखिएगा, अतुल कश्यप यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ये भारत और यूएस के बीच में व्यापार पर ध्यान देती है, कैसे बढ़ाया जाए इसको। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और अब अतुल कश्यप इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एथेनॉल मार्केट बन जाएगा? तो आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से 2026 तक इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एथेनॉल मार्केट बन जाएगा, याद रखिएगा। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत एथेनॉल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है, इसीलिए आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि 2026 तक इंडिया तीसरी सबसे बड़ी एथेनॉल मार्केट बन जाएगा। उससे आगे सिर्फ यूएसए और ब्राजील ही होंगे, याद रखिएगा। तो 2070 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कार्बन न्यूट्रल बनने का। इसके लिए एथेनॉल पर इंडिया फोकस कर रहा है। 2017 से लेकर 2021 तक एथेनॉल का प्रोडक्शन 3 गुना हो चुका है। इस समय इंडिया में 3 बिलियन लीटर के आसपास एथेनॉल जो है प्रोड्यूस होता है लगभग। 2017 में अगर देखा जाए तो एथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी होती थी पेट्रोल में? 2%, और अब ये बढ़कर 8% हो गई। 2022 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है 10%। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट करने पे आ जाए तो कुछ भी कर ले। एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट जो था हमारा वो 2003 का है कि 2008 तक 10 तक करना था 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कभी नहीं हुआ। मोदी गवर्नमेंट आई, उसने बोला भैया एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी तो करनी है, और 2022 तक इसको ये लोग कर देंगे 10% के आसपास, और 2025 तक इसको 20% भी कर देंगे, पक्का डन है, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। ओईसीडी में हेडक्वार्टर है इसका। पेरिस मतलब कि ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है उसी में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। 1974 में इसकी स्थापना हुई, 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको कोप 21 के तहत अपनाया गया था। कोप 21 कहाँ ऑर्गेनाइज किए थे? तो कोप 21 जो कि 2015 में हुई थी, कहाँ पे?
पेरिस में। तो कोप 21 के बाद 2015 में कोप 21 नहीं, 2021 में कोप 26 हुई है। कहाँ पे? ग्लासगो में, याद रखिएगा। नेशनली डिटरमिन्ड प्रोग्राम के तहत हर कंट्री को अपना जो फॉसिल फ्यूल उत्सर्जन है उसका टारगेट बताना था। इंडिया ने कहा था कि 2030 तक हमारी जो टोटल एनर्जी है उसका 40% रिन्यूएबल सेक्टर से आएगा। 2030 तक इंडिया ने कहा था और इसको 2021 में ही अचीव कर लिया। इंडिया का जो इस समय टोटल एनर्जी है वो 392 गीगावाट के आसपास है, जिसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल आता है 157 गीगावाट के आसपास, जो कि अभी ही 40% हो गया है टोटल एनर्जी। तो याद रखिएगा टोटल एनर्जी कितनी है इंडिया की? 392 गीगावाट, और रिन्यूएबल एनर्जी है 157.32 गीगावाट, याद रखनी है। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP 21 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि इंडिया 2030 तक जो एमिशन है इंटेंसिटी उसको 33% पर ले आएगा 2005 के लेवल पर। बाकी 2015 से 2021 के बीच में देखा जाए तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर पर FDI कितना आया है? $7.27 बिलियन। ये सारे फैक्ट PIB में आ चुके हैं, वापस मैं यहाँ ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किसने लॉन्च किया है? स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात गवर्नमेंट। ये देख लीजिए, गुजरात गवर्नमेंट द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई है। इस दौरान 2 दिनों से चलने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट गुजरात साइंस सिटी। तो बस इतना देखिए, स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किसने लॉन्च की है? गुजरात ने, ताकि इनोवेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या फिनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया सके। गुजरात की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मैप में गुजरात। इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात की, याद रखिएगा। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM पोषण स्कीम 2021 सितंबर में लॉन्च की थी कितने वर्षों के लिए? तो PM पोषण स्कीम को लॉन्च किया गया था 5 वर्षों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2021 में PM पोषण स्कीम लॉन्च की थी राजस्थान के झुंझुनू से। 5 वर्षों के लिए PM पोषण स्कीम लॉन्च की थी। चर्चा में इसलिए है UNWFP यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसने एग्रीमेंट किया है बेंगलुरु स्थित NGO अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ PM पोषण स्कीम के लिए। तो क्या आपको पता है मिड डे मील में जो भोजन आता है वो अक्षय पात्रा फाउंडेशन देता है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन खुद तो देता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डोनेट करती है। UNWFP यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी इसको डोनेट करता है। तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन पहले 2021 तक ये मिड डे मील देना था, अब ये 2026 तक यानी अगले 5 वर्ष और ये मिड डे मील में पैकेट देगा। तो याद रखिएगा अक्षय पात्रा फाउंडेशन और UNWFP मिड डे मील यानी प्राइम मिनिस्टर पोषण अभियान के लिए पार्टनरशिप की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं मिड डे मील स्कीम के लिए, ताकि फूड ग्रेन एक्वायर किया सके। 2020-21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिड डे मील स्कीम के लिए 24,400 दिए हैं, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में इसकी स्थापना हुई, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है सिंधुताई सपकल। सिंधुताई सपकल हाल ही में निधन हो गया इनका, किस राज्य से बिलोंग करती थी? तो सिंधुताई सपकल ये बिलोंग करती थी महाराष्ट्र से। बहुत फेमस हस्ती हैं, यहाँ देख लीजिए आप, ये हैं सिंधुताई सपकल। इनको कहा जाता था मदर ऑफ ऑर्फनेज यानी अनाथों की माँ। नाम देखिएगा सिंधुताई सपकल, ध्यान से देखिए। सिंधुताई सपकल कहाँ की रहने वाली? महाराष्ट्र की। इनको माई भी कहा जाता था, सिंधुताई को माई भी कहा जाता था। 2021 में पद्मश्री मिला था सोशल वर्क की कैटेगरी में, तो आपसे पूछ सकते हैं ये। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी सिंधुताई सपकल, इनका निधन हो गया। इनकी बायोपिक का नाम था मी सिंधुताई सपकल। तो कहाँ से? महाराष्ट्र से। कल मैंने आपको बताया था इंडियन नेवी 1971 पाकिस्तान युद्ध के गवाह वाइस एडमिरल SH शर्मा का निधन हो गया था। वाइस एडमिरल SH शर्मा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजीली आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।